हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉकाई सीरीज के एपिसोड नंबर 4 की डिटेल्स के बारे में, जो आपने इस एपिसोड में मिस कर दी होगी। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में इस एपिसोड का रिकेप भी देने वाला हूं, जो डिटेल्स स्पॉइलर से भरी पड़ी है। और अब बात करें इसके तीसरे एपिसोड की रिकेप की, तो इसके तीसरे एपिसोड को खत्म केट के पेंट हाउस में किया गया था, जहाँ पर केट कैजी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी माँ की कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आती है। और क्लिंट घर का सर्वे करता है, जिसके तुरंत बाद ही उसकी मुलाकात जैक के कैरेक्टर से होती है, जो क्लिंट पर उसी की तलवार ताने हुए खड़ा है। जिसके बाद आगे क्या होगा, चलिए अब उसकी डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जैक और क्लिंट को जिस सिचुएशन में देखते हैं, वहीं पर तुरंत एलिनोर आती है, जो क्लिंट को वहां पर देखकर चौंक जाती है। यानी कि वो उससे पहचान चुकी है कि वो हॉकाई है, लेकिन जैक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैक उस वक्त ये नहीं समझ पाता कि उनके डाइनिंग रूम में ये बंदा है कौन। जिसके बाद वो उसे एलिनोर की कंफर्मेशन के बाद आर्चर कहकर बुलाता है और रिस्पेक्ट भी देता है। और इसी दौरान केट भी वहाँ पर आती है और उसे तलवार हटाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो अपनी माँ और जैक को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, यही बताते हुए कि हॉकाई उसका पार्टनर है, जिस बात से क्लिंट बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन टेक्निकली यही सच है, जिस बात से वो मुकर भी नहीं सकता। जिसके बाद केट की माँ उससे सच बोलने के लिए कहती है, क्योंकि केट अपनी माँ को कुछ भी सच नहीं बता रही थी। और फिर ना चाहते हुए वो कुछ थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि क्लिंट वहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलता। और इस डिटेल में केट अपनी माँ को यही बताती है कि वो लोग किसी खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उसे अपनी माँ के सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, ताकि वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। और फिर केट की माँ यहाँ पर यही कहती है कि अगर वो क्लिंट के साथ काम कर रही है, तो शायद खतरा अवेंजर्स के लेवल का होगा, जिस बात से क्लिंट इनकार करता है। और इसी बीच उसकी नजर अपनी शॉर्ट पर भी जाती है, जिसे उसने रोनिन की आइडेंटिटी बनने पर काफी ज्यादा यूज किया है। जिसके बाद केट की माँ क्लिंट को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और जाते वक्त वो उसे पर्सनली केस को बंद करने की राय देती है, और ये एडवाइस भी कि जो कोई भी अगर क्लिंट का पार्टनर बनता है तो वो मारा जाता है। यानी कि यहाँ पर बात नताशा की चल रही है, जिसके जख्मों से क्लिंट अब तक उबर नहीं पाया है। साथ ही साथ उसे नफरत इस बात से भी है कि सभी लोग उसे दुनिया बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं, जबकि असल में क्लिंट खुद को उसका हकदार नहीं बल्कि नताशा को ही मानता है, जिसने खुद की लाइफ का सेक्रीफाइस किया था, और वही एक थी जिसने भटके हुए क्लिंट को सही राह पर लेकर आया था। यानी कि रोनिन की आइडेंटिटी से निकालकर हॉकाई की आइडेंटिटी फिर से लौटा दी थी। इसलिए हॉकाई नताशा के कर्ज तले दबा हुआ है। बट यहाँ से जाने से पहले क्लिंट केट की माँ को एक बात का प्रॉमिस कर तो जाता है कि वो केस बंद तो नहीं करेगा, लेकिन केट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है, जिसे वो किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने देगा, खास करके जब सिचुएशन ज्यादा खराब होगी तो, जिसका रिजल्ट हमें इस एपिसोड के एंड में देखने के लिए भी मिला है। और फिर वहाँ से जाते वक्त क्लिंट अपनी वाइफ लोरेन को मैसेज करता है और सलोन प्राइवेट लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि क्लिंट के पास उसकी शॉट भी है, जो उसने उस घर में से उठा ली है। और दूसरी तरफ एलिनोर क्लिंट के घर पर आने से काफी ज्यादा डरी हुई है, जिसके जाने के तुरंत बाद ही वो किसी शख्स को फोन करती है, जो उसका कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद वो कॉल के मैसेज में रिकॉर्ड यही करती है कि बाद में वो जल्द से जल्द उससे बात कर ले। तो अब इससे जुड़ी कुछ रूमर पर आ जाए तो ऑब्वियसली ये नाम किंग पिंग का ही निकल कर आ रहा है, जिस पर अब कंफर्मेशन डैनियल की तरफ से दी जा रही है कि नेक्स्ट वीक एक और कैमियो का धमाल होने वाला है, जिनमें से एक कैमियो हमने इसी एपिसोड में देखा है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। लेकिन फिलहाल तो अभी के लिए उस कॉल के पीछे के शख्स को सस्पेंस में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग के घोड़े को दौड़ाने पर एमसीयू वाले उन फैंस की थियरी को पूरी तरीके से गलत साबित करने में कोई भी फर्क नहीं छोड़ते। इसलिए मेरी तरफ से तो कोई भी गेस नहीं लगाया गया है, बाकी मर्जी आपकी है। जिनसे हटकर अब सीधे क्लिंट के अगले सीन पर आए, तो इस सीन में हमें काफी पुरानी कंफर्मेशन मिलती है, यानी कि कॉमिक बुक का रेफरेंस, जो रेफरेंस एक्चुअल में क्लिंट की वाइफ लोरेन के कैरेक्टर का है। क्योंकि इस बंदी को हम एमसीयू के यूनिवर्स में बस एक आम सी हाउस वाइफ ही समझ रहे थे, जो असल में हाउस वाइफ से बढ़कर एक वॉचर भी है, जिसने कुछ ही देर में क्लिंट के लिए कैजी की इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली, और साथ ही साथ जैक की कंफर्मेशन भी, जो सलोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर है। यानी अब इसके सारे के सारे तार जैक के कैरेक्टर से जुड़ रहे हैं। और हाँ, माया के अंकल के होने के भी, जिस पर अभी तक जैसे कि मैंने कहा एमसीयू की मोहर नहीं लगी है। लेकिन जिस तरीके से ये बंदा अगले ही सीन में अपना इंप्रेशन केट पर डालता है, तो उससे एक बात तो एमसीयू फैंस के दिलों में बैठ जाती है कि ये बंदा जो इतना ज्यादा अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं हो सकता। जिस सीन पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा, क्योंकि फिर से बात करें क्लिंट की वाइफ लोरेन की, तो वो अपने हस्बैंड से कोड वर्ड में बात रशियन में भी करती है और उस वॉच के बारे में पूछती है, यानी कि वो रोलेक्स वॉच, जिसे इसके पहले एपिसोड में दिखाया गया था, और उसमें कुछ काफी खास जानकारी छुपी हुई है। फिलहाल के लिए अभी के लिए तो हम उन डिटेल्स में क्लिंट की रोनिन की आइडेंटिटी को ही रख सकते हैं, जिसे क्लिंट ने भी कुछ इसी तरीके से केट को बताया है, वो भी आगे। लेकिन वो चीज अगर क्लिंट और लोरेन के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने उस चीज को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, जबकि असल में क्लिंट को यही लग रहा था कि रोनिन का सूट और उससे जुड़ी सारी की सारी चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बट असल में वो सभी चीजें अवेंजर्स
एवेंजर्स के कंपाउंड से हटकर अंडरवर्ल्ड या फिर कह लो माफिया के ऑक्शन में बिक रही थी। और हो सकता है कि ऐसे कई और एवेंजर्स के सामान उस एवेंजर्स कंपाउंड से निकालकर ऐसे ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स के घर में सजा दिए गए हो। बाकी अब लॉरेन की बात करें तो लॉरेन की इन हरकतों से ये बात तो अब पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि लॉरेन कोई आम औरत नहीं बल्कि असल में एमसीयू के यूनिवर्स की बॉबी है, या फिर कह लो मॉकिंगबर्ड्स या फिर हंटरेस, जिसकी कॉमिक बुक में शादी हॉकाई से ही हुई थी। और इस कैरेक्टर को हमने इसके पहले एजेंट ऑफ शील्ड में देखा था, लेकिन फिलहाल तो अब वो टैग एमसीयू के यूनिवर्स में लॉरेन ने ले लिया है, जिसकी पास की हिस्ट्री फिलहाल तो अभी तक एमसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं की गई थी। लेकिन क्लियरली है कि क्लिंट किसी आम औरत से तो शादी नहीं करेगा जो उसकी लाइफ में हर एक चीज को एडजस्ट करे। ऐसे में मुझे लगता है कि मॉकिंगबर्ड का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक रहेगा हॉकाई के यूनिवर्स में, जिसकी कॉमिक बुक की भी हिस्ट्री कुछ ज्यादा खास नहीं है सिवाय हॉकाई को बचाने के, जिन्होंने बाद में कॉमिक बुक में कई सारे मिशंस को एक साथ ही पूरा किया था और वो लोग इसी के चलते आपस में प्यार में भी पड़ गए थे और फिर क्या दोनों ने शादी कर ली। बट फिलहाल तो कॉमिक बुक में इन दोनों कैरेक्टर का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन एमसीयू और कॉमिक बुक में काफी ज्यादा फर्क होता है और वैसा ही एक फर्क यानी कि रेफरेंस हम अभी इस 4th एपिसोड में देख चुके हैं, जिसकी हो सकता है कि आगे भी और कई सारी डिटेल्स रिवील की जाए। इसलिए इन छोटी डिटेल्स को अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जिसमें फिर क्या क्लिंट फिर से अपनी वाइफ को यही कहता है कि वो क्रिसमस से पहले घर पर पहुंच जाएगा। और फिर यहाँ से अगला सीन हमें केट का दिखाया जाता है जो घर पर अपनी माँ के ताने सुन रही है, साथ ही साथ जैक की तरफ से की गई उसकी तारीफ भी, जिसके बाद कहीं ना कहीं केट जैक से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाती है और इस अच्छे फैमिली टाइम से उसे क्लिंट की याद आती है कि वो उसके लिए यहाँ पर रुका है, इसलिए उसे उसके पास जाकर उसे यही एहसास दिलाना चाहिए कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं है और वो क्रिसमस का हॉलीडे यहाँ पर ऐसे ही बर्बाद नहीं कर रहा। जो फिलहाल तो केट की आंट के घर पर जमे हुए जूस के पैकेट्स को लेकर खुद के जोड़ों को आराम दे रहा है, लेकिन वहाँ पर उसे डिस्टर्ब करने केट पहुँच जाती है पूरी प्रिपरेशन के साथ, जिसे वहाँ देख क्लिंट खुश भी होता है क्योंकि वो वहाँ पर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आई है, जिस टाइम में वो दोनों साथ बैठकर फिल्म देखेंगे या फिर पूरे घर को डेकोरेट करेंगे। और इसी बीच क्लिंट उसे जैक के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गई है क्योंकि अभी उसने अपना मन जैक को लेकर थोड़ा ठीक किया था, लेकिन अब क्लिंट के कहने से वो फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ गई है और उसी के साथ पार्टनरशिप करते हुए अपने मिशन की प्लानिंग भी कर रही है कि कैसे वो जैक के कारनामों को सभी के सामने ले आएगी। और उसी कन्वर्जेशन के बीच ट्विक एरोस की भी बात होती है, जिनमें एक नाम बूमरैंग एरो का भी निकल कर आता है, जिसे क्लिंट मजाक में उड़ाता है क्योंकि वैसे एरोस फिर से रिटर्न आएगी और आने पर उन्हें ही वापस लगेंगे। लेकिन कॉमिक बुक में इसका यूज केट ने क्लिंट के बोलने पर एक बहुत ही अच्छे मोमेंट्स में किया था, तो शायद वैसा ही मोमेंट हमें सीरीज में भी देखने मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि केट ही क्लिंट को बचाए जिस वक्त उस पर कोई ट्रैक सूट माफिया का मेंबर गन ताने खड़ा होगा। तो अब कुछ ट्रिक एरोस हॉकाई के पास है जिन्हें लाने की जिम्मेदारी उसने केट को ही दी है, क्योंकि वो वहाँ से सीधे केजी पर नजर रखने के लिए जाएगा या फिर उसे वार्न करने के लिए, जिससे पहले इन दोनों के बीच और भी काफी अच्छी खासी बातचीत होती है और उनमें से हॉकाई कुछ ट्रिक केट को सिखाता है, खास करके कॉइन की, जिन हल्के कॉइन्स को यूज करके क्लिंट टीवी और रेडियो तक बंद कर देता है और उसके बाद वो ये ट्रिक केट को सिखाता है जो कुछ देर बाद इस ट्रिक को सीख जाती है। और फिर से ऐसी ट्रिक की बात करें कॉमिक बुक के रेफरेंस की, तो क्लिंट ने कॉमिक बुक में सिक्कों की जगह खुद की उंगलियों के नाखूनों को यूज किया था, जिसके बाद क्या वो उस सिचुएशन से निकलकर भाग भी गया था। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर उन नाखूनों को हटाकर कॉइन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि ठीक भी है। और अब उनकी इस ट्रेनिंग से हटकर क्लिंट की बातचीत पर आए तो केट वहाँ पर उसे यही पूछती है कि उसका कोई निशाना कभी मिस भी हुआ था या नहीं, जिसके जवाब में वो हाँ कहता है और उसकी लाइफ का वो एक काफी अच्छा डिसीजन था, जो कि क्लियरली यहाँ पर अगेन ब्लैक विडो का ही रेफरेंस है, जिसे मारने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, बट उसे ना मारने का जो डिसीजन क्लिंट ने लिया था वो उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, जिस कारण से उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई। और इस डिस्कशन के बाद रॉनिन का जिक्र भी होता है और केट यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ समझ जाती है कि रॉनिन असल में और कोई नहीं बल्कि क्लिंट ही है, जिसे नताशा ने संभाला था और वो सिचुएशन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए यहाँ से सीधे सुबह के सीन पर आते हैं, जिसके बाद क्लिंट केट को उसका काम समझाता है, यही बताते हुए कि लार्पा वालों की मदद से वो क्लिंट के रुके हुए ट्रिक एरोस को काफी आसानी से निकलवा सकती है, जो फिलहाल तो पुलिस डिपार्टमेंट के गोडाउन में कहीं पर पड़ा हुआ है, जिनमें से ग्रुप की एक मेंबर पुलिस वाली भी है और क्लिंट की अच्छी दोस्त भी, जिस दोस्ती को हमने इसके सेकेंड एपिसोड में देखा था, जहाँ पर क्लिंट अपने रॉनिन के सूट को लेने के लिए जाता है। और फिर क्या केट वहाँ से सीधे पार्क चली जाती है उन लार्पा वालों से मिलने के लिए, जो न्यूयॉर्क के किसी एक पार्क में स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसी बीच जिस पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया गया था हॉकाई की तरफ से, वो नाम ऑफिसर विंडी कॉरेट का है, जो कि अगेन कॉमिक बुक में हॉकाई की जान की दुश्मन बनी हुई थी। बट यहाँ पर ये कैरेक्टर फिलहाल तो क्लिंट की फ्रेंड है, इसलिए उस पर ज्यादा बात कर कोई मतलब नहीं बनने वाला। इसलिए सीधे उसी सीन पर आते हैं जिसमें वो सभी केट की मदद करने के लिए मान जाते हैं, बदले में केट को भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, जिसका पता हमें बस थोड़ी देर में ही चलता है, क्योंकि इस सीन के बाद सीधे केजी की सिचुएशन आती है और वही सेम लोकेशन जहाँ पर हॉकाई ने यानी कि रॉनिन ने माया के अंकल को मारा
मारा था। जहाँ से निकलकर केजी सीधे कार में जाकर बैठता है तो क्लिंट वहाँ पर पीछे ही बैठकर उसका वेट कर रहा होता है, जिसने उसके आने से पहले ही उसकी गन और नाइफ को अपने पास रख लिया था ताकि वो आने के बाद कोई भी चालाकी बिल्कुल भी ना करे। जिसके बाद क्लिंट उसे सीधे सीधे यही बात समझाता है कि माया का उसके पीछे पड़ना यानी कि रॉनिन के पीछे पड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे हो सकता है कि उसकी गैंग और खास करके नुकसान उसी को हो और उस अननोन शख्स को भी जो अपना नाम कहीं पर भी इन्वॉल्व होने नहीं देता। यानी कि उस कैरेक्टर को काफी छुप कर काम करना पसंद है, जो कि अगेन रेफरेंस किंगपिन के कैरेक्टर का ही है। लेकिन फिलहाल तो अभी के लिए इस पर ऐसे ही सस्पेंस बना हुआ है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि केजी माया के साथ बचपन से है, जो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन फिलहाल तो माया अपने बदले के चलते किसी की भी नहीं सुनती, बट हो सकता है कि इस बार जो बात क्लिंट ने उसे कही वो कहीं न कहीं माया को समझाने में कामयाब हो। जिसके तुरंत बाद ही क्लिंट वहाँ से फिर से अपनी सीक्रेट लोकेशन यानी कि केट की आंट के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचते के साथ में ही उसे सरप्राइज उन सभी लार्पा वाले के मेंबर्स का मिलता है जो केट के साथ वहाँ पर कॉस्ट्यूम की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल डील के अकॉर्डिंग उन्हें केट ही लाकर देने वाली है, जिनमें से केट ने उन्हें एक और डील दी है 2 अलग से सूट बनाने के, जिसे हम इसके फाइनल एपिसोड्स में केट और क्लिंट को पहनते हुए देखेंगे। बाकी उसका फर्स्ट लुक तो हमें इस मैगजीन के कवर में बिल्कुल साफ साफ देखने के लिए मिलता है, जिस सूट को पहले ही रिवील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सरप्राइज बना हुआ है उसे इस सीरीज में देखने का। जिसके तुरंत बाद ही क्लिंट को वहाँ पर उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि रोलेक्स की वो घड़ी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जिसकी लोकेशन भी वो अपने हस्बैंड को भेजती है। यानी कि क्लिंट का मिशन उस रोलेक्स घड़ी को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने का है, जिससे आने वाले दिनों में उसे किसी न किसी तरीके का खतरा हो सकता है, या फिर किसी और को, जिसका फिलहाल तो सस्पेंस मुझे भी नहीं पता। और उस मैसेज के मिलने के बाद वो केट को वहाँ से लेकर निकलने ही वाला होता है कि वेंडी वहाँ पर आती है उनके ट्रिक सैरो को लेकर, जिसकी वाइफ के दिए गए बैग पर उसका कॉमिक बुक का असली नाम यानी कि बॉम्बशेल लिखा हुआ है, जिस बैग को वो देने से काफी ज्यादा कतराती है। लेकिन केट वहाँ पर उसकी गारंटी लेती है कि उसके इस बॉम्बशेल वाले बैग को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वेंडी क्लिंट को वो बैग दे देती है और वो दोनों वहाँ से सीधे उस रोलेक्स घड़ी की लोकेशन पर पहुँचते हैं, जिसके अंदर जाने की प्लानिंग क्लिंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली है कि वो कैसे चोरी से उस घर में घुसकर अपने काम को अंजाम देगा, और केट का काम बाहर से खड़े रहकर उस पर नजर रखने का है। जिस बात को इग्नोर कर केट सीधे अंदर चली जाती है, वो भी नॉर्मल पर्सन की तरह एक अंकल की मदद लेकर, जिन्हें वो ये भी बताती है कि वो एवेंजर्स के एक मेंबर के साथ काम कर रही है, जो उसे पागल समझकर लिफ्ट में आधी मंजिल पर ही छोड़ देता है। यानी कि केट को यहाँ पर हॉकाई की ट्रिक्स के अलावा प्लानिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस तरीके से चुपचाप आकर अपने कामों को अंजाम देता है, क्योंकि उसकी ये गलती उसे कुछ ही देर में पता चलती है। जिस घर में घुसते के साथ में ही हमें वहाँ पर रेड ब्लिंक होता हुआ अलार्म नजर आता है, बट अनफॉर्चुनेट केट को बिल्कुल भी नहीं, जो अंदर आने के बाद पीछे के सिग्नल को छोड़ हॉल में लगी हुई 2 ब्लिंक हो रही लाइट्स को बंद कर देती है, वो भी ट्रिक एरो की मदद से, जो कि एक तरीके का साइलेंट सिग्नल उस रूम के ओनर को भेज रहे हैं। और रूम का वो ओनर और कोई नहीं बल्कि माया है, जो साइलेंट सिग्नल के मिलते के साथ में ही वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले केट को वहाँ पर क्लिंट की वो रोलेक्स की वॉच मिल जाती है, और ये कंफर्मेशन भी कि माया को शायद से कहीं न कहीं ये पता चल चुका है कि असल में रॉनिन क्लिंट ही है, जिसकी फैमिली की डिटेल्स उसी रोलेक्स घड़ी के बगल में पड़े हुए पेपर्स पर लिखी हुई होती है, जिसे कोड केट भी करती है और क्लिंट को बता देती है। जिस बात को सुनते के साथ में ही क्लिंट उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि क्लिंट बाहर किसी से लड़ने में बिजी हो जाता है, या फिर कहूँ जिसका लुक दिखने में हुबहू स्प्लिंटर सेल के लेजेंडरी कैरेक्टर सैम फिशर की तरह है। लेकिन एमसीयू की कॉमिक बुक में भी ये कैरेक्टर अपने ऐसे ही रूप में थी, जिसका लुक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और उस कैरेक्टर के बारे में बस मैं थोड़ी देर में ही बात करूंगा, क्योंकि फिलहाल तो क्लिंट को यहाँ पर यही लगता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि माया के कैरेक्टर से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ केट भी इस बात की कंफर्मेशन देती है। लेकिन दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि माया एक ही टाइम पर अलग अलग लोकेशंस पर उन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकती। यानी कि दूसरी तरफ कोई और है, जिस कैरेक्टर की फाइटिंग स्किल्स, कुछ वेपन्स और बैकग्राउंड में चल रहे बीजीएम के चलते इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि ये कैरेक्टर ब्लैक विडो के ग्रुप की है, या फिर कहूँ येलेना बेलोवा है, जो वहाँ पर हो सकता है कि वैलेंटीना के कहने पर आई हो, जिसने ब्लैक विडो फिल्म के एंड में उसे यही आधा सच बताया है कि उसकी बहन को मारने वाला क्लिंट ही है, यानी कि हॉकाई, दूसरा और कोई भी नहीं। जिस पोस्ट क्रेडिट सीन की डिटेल का ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन अब हॉकाई के इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ और डिटेल्स भी पता चलती है कि रॉनिन की आइडेंटिटी का पता फिलहाल तो किसे भी नहीं था, लेकिन उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने क्लिंट को रॉनिन की आइडेंटिटी के साथ देखा था। यानी कि वेल के कैरेक्टर को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि क्लिंट ही रॉनिन है, जिसने शायद उसे ऐसे समय पर हायर किया था जिस वक्त वो पूरी तरीके से थैनोस के फिंगर स्नैप की वजह से टूट चुका था, और शायद यही वो मौका हो सकता है वेल का, जिसने उसका यूज कर कई सारे बुरे काम करवा लिए, यही बोलकर कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। जैसी ट्रिक उसने अभी के लिए तो ब्लैक विडो फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग येलेना के साथ खेली है। इट मीन्स के हो सकता है कि वेल को
को कहीं ना कहीं क्लिंट से काफी ज्यादा डर लगता है कि वो उनके पूरे के पूरे ग्रुप को पूरी तरीके से एक्सपोज ना कर दे, इसलिए उसने येलेना को ये जिम्मेदारी दी है कि वो जल्द से जल्द क्लिंट का काम तमाम करे। या फिर हो सकता है छोटी सी थियरी के अकॉर्डिंग कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि केट की माँ एलेनोर हो सकती है, जिसने उस अननोन शख्स को कॉल कर क्लिंट को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी दी होगी, जिसने बाद में ये काम ब्लैक विडो के ग्रुप को सौंप दिया। जिन दोनों ही थियरीज में से आप किस थियरी को पिक करते हो ये अब आपका डिसीजन है। रीजन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए फिर से आ जाते हो सेंड की सिचुएशन पर, जिस सिचुएशन में पहले तो केट माया से बहुत ही ज्यादा टूटती है, जिसके बाद वो क्लिंट से मदद मांगती है, जो उसे एक एरो की मदद से एक रोप बना कर देता है, जिस पर लटक कर वो सीधे उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो ग्लाइडिंग पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होती क्योंकि केट आधे में ही अटक जाती है। लेकिन येलेना के उस रस्सी पर लटक कर क्लिंट को मारने की वजह से कुछ मिलता है, जिस कारण से वो टाइम पर एक प्रॉपर लैंडिंग कर पाती है। लेकिन जैसे ही येलेना उन दोनों को शूट करने वाली होती है तभी वहाँ पर माया आकर उन दोनों को रोकती है और क्लिंट पर बरस पड़ती है। और फिर इसी फाइट के दौरान येलेना केट को उठाकर नीचे फेंकती है और क्लिंट को यही लगता है कि केट मारी गई। जहाँ पहुंचकर उसे तसल्ली मिलती है कि वो मरी नहीं बल्कि येलेना ने उसे एक रोप के जरिए अटका दिया है ताकि वो अपना हिसाब किताब क्लिंट से चुकता कर सके। या फिर इसका रीजन ये भी हो सकता है कि येलेना यहाँ पर केट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आफ्टर ऑल ये काम उसे उसकी माँ ने ही दिया होगा। बाकी बाय द वे कई सारे मार्वल फैंस ने यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रही उस बीजीएम को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा, जिस बीजीएम को इसके पहले एंड गेम के उसी सीन में बजाया गया था जिस सीन में नताशा ने अपनी जान दी थी। और इन सब से क्लिंट को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, जिसके बाद वो केट की रोप को काट कर उसे इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है, जो उसकी बात को बिल्कुल भी ना सुनते हुए सीढ़ियों की मदद से फिर से ऊपर आती है, जहाँ क्लिंट अकेले ही उन दोनों से लड़ रहा था। और फिर एक एरो की मदद से केट उन तीनों के झगड़ों को शांत करवा देती है, जिसके बाद माया मौका देखकर उसे मारती भी है। लेकिन केट यहाँ पर अपने बो एंड एरो की मदद से उस पर भी एरो चलाती है, जिससे जख्मी होकर माया वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ क्लिंट को येलेना अपने ट्रिक से खुद से दूर करती है तो केट उस पर भी एरो तानती है, जिसका फेस वहाँ पर रिवील हो चुका था। और वो केट को ना कहकर उस सिचुएशन से सीधे निकल जाती है, वो भी एक रोप के जरिए, जिसे मारने का मौका केट ने यहाँ पर छोड़ दिया ठीक ओकाई की तरह। जिसके बाद वो क्लिंट से सारी की सारी जानकारी चाहती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और क्लिंट उसे बताता है कि अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि ब्लैक विडो की एक मेंबर उसे मारने आ चुकी है। इसलिए अब वो नहीं चाहता कि केट उसके साथ में रहकर इस मुसीबत में और पड़े, यानी कि वो यहाँ पर उसे सलाह खुद से दूर होने की दे रहा है, क्योंकि वो उसकी पार्टनर नहीं और ना ही वो उसे ऐसा मानता है। इसलिए क्लिंट उसे ऑर्डर देता है अब उसके साथ और ना काम करने की, यानी कि क्लिंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि केट के साथ कुछ बुरा हो। इसलिए क्लिंट ने यहाँ पर केट की ही माँ की बात को दिमाग में रखकर ये फैसला लिया है, जिसके बाद क्या केट वहाँ से चली जाती है और ये चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसकी अब बाकी जानकारी तो हमें इसके 5th एपिसोड में ही मिलेगी, जिसका वेट अब हमें पूरे अगले हफ्ते तक करना है। बाकी अब एपिसोड खत्म हो गया है तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी, इसलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉप पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। बट टिल देन बाय।